थैंक यू। कल हम लोग का जो है कल हम लोग का जो है केसेस कहाँ तक हुआ था, देखो मिनरवा मिल्स तक हो गया था। 2-4 और केसेस है, ठीक है। दो चार और केसेस है, जैसे एक केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। वर्सेस भारत संघवाद, ठीक है। इंदिरा साहनी और भारत संघवाद, ये जो है 1992 में जो है ये केस आया था, ठीक है, 1992 में। और इस केस में जो है स्पेशली जो है बोला गया था कानून के शासन को, ठीक है, मतलब विधि के शासन को जो है विधि के शासन को जो है मूल संरचना का भाग माना गया, ठीक है। इस केस में था इंदिरा साहनी केस में जो है स्पेशली जो है बोला गया, स्पेशली जो है इंदिरा साहनी केस माना जाता है कि मंडल आयोग जो आया था उस मंडल आयोग के जो है चुनौती देने के लिए केस में आया गया था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है विधि का जो शासन है और विधि के शासन के अंतर्गत जो है मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो है विधि का शासन भी आता है। विधिक शासन हम बताए हैं, आप लोग पहले भी बताए हैं ना, नहीं बताया? विधिक शासन बताए ना जी, नहीं बताए थे कि विधि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, क्या होता है रूल ऑफ लॉ? कानून के मतलब जो है विधि के समक्ष समता। और विधि के समक्ष जो है समता, और इसके साथ क्या आता है विधि के समान संरक्षण। ये दो पार्ट आता है विधि के संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि का संरक्षण भी बोल सकते हैं इसको। मतलब इसमें क्या है कि मतलब प्रोटेक्ट करता है, मतलब विधिक शासन में क्या है विधि सभी के लिए जो है क्या है समान है, लेकिन जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है संरक्षण भी करना है। मतलब सिंपल सा है
कि जो है विधि का संरक्षण भी है, प्रोटेक्शन भी है और समक्ष समानता भी है। यही जो है विधि का शासन होता है। मतलब वैसे लोग जो इनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है उसके लिए अलग विधि बनाया जा सकता है। ये क्या विधि का संरक्षण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए महिलाएं, बच्चे, पिछड़ा, ठीक है, इन सब लोगों के लिए क्या होगा कि अलग से कानून बनाया जा सकता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए अब दहेज प्रथा अधिनियम बना दिए, है ना, छेड़छाड़ अधिनियम बना दिए, है ना। वर्मा कमेटी जो बना था, वर्मा कमेटी के आधार पर जो है उसका परिभाषा अलग है। छेड़छाड़ की श्रेणी में जो है देखना भी छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। अगर लगातार अगर किसी भी महिला को आप जो है 22 सेकंड से ज़्यादा देख लेते हैं, छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। हाँ, वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार यही है कि अगर होता ना कि मतलब लगातार देखना एकटक, है ना। अब देखो ये सब जो केसेस होता है ना, छेड़छाड़ केस होता है या जो भी हरासमेंट वाला केसेस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट वाला, ये सब केसेस जो है एक्यूज्ड केसेस होता है, समझ में। जैसे मर्डर कर लोगे ना, मर्डर कर दिए तो मर्डर करने वाले के लिए बड़ा आसान केस होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें आपको प्रूव नहीं करना है। आपने मर्डर कर दिया, अब इसका प्रूव करेगा पुलिस कि भाई इसने ही मर्डर किया है, समझ में। उसमें पुलिस को प्रूव करना है कि जो है इसने मर्डर किया, कैसे किया, क्या एविडेंस है, उसको एविडेंस उसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये इसका रिवॉल्वर है, इसमें इसको जो है इसका जो है अंगुली का निशान पाया गया, 2 गवाह खड़ा किया गया एविडेंस के रूप में कि भाई इसने देखा था इसको मर्डर करते हुए। वो पुलिस का काम है, समझ में, उसको मेहनत करना है। लेकिन ये सब जो केसेस है ना, ये सब एक्यूज्ड केसेस है, मतलब आपको एक्यूज्ड बनाया गया है कि भाई आपने जो है छेड़खानी किया है। अब आपको साबित करना है कि हमने 22 सेकंड तक लगातार नहीं देखा है, ये आपको साबित करना है। ये पुलिस से साबित नहीं करेगा, ये आप साबित कीजिएगा कि हमने जो है 22 सेकंड तक लगातार नहीं देखा। 22 सेकंड के पहले 15 सेकंड में मैंने प्लग झपका लिया था, यही होगा, है ना। तो ये है कि आप जो है ये केसेस बहुत ख़तरनाक होता है कि आप कैसे साबित करोगे कि जो है हमने नहीं देखा है, ठीक है। और ये सब छेड़खानी वाले में जो है महिलाएं का जो है जो उनका एविडेंस है, मतलब जो गवाही है वही एविडेंस बन जाता है। अब छेड़खानी केसेस में है कि एविडेंस बन जाता है वो एविडेंस के रूप में, ठीक है। तो ये एक्यूज्ड केसेस खतरनाक होता है, समझ में, आपको साबित करना पड़ जाएगा, समझ में। यह है विधियों का संरक्षण वाला पार्ट। तो इसको जो है विधि का शासन जो है क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस केस में माना गया है, ठीक है, इंदिरा साहनी केस में, ठीक है। नेक्स्ट है किहोतो, नेक्स्ट केस है किहोतो होलोहन। किहोतो होलोहन वर्सेस जो है भारत संघ, 1993। ये 1993 में ये केस आया था। हाँ, किहोतो होलोहन, होलोहन नाम याद करने में दिक्कत होगा। ये केस जो है स्पेशली आया था दल बदल के मामले में, है ना। ये आया था दल बदल के मामले में जो है ये केस आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके अंतर्गत जो है उसने व्याख्या की कि जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संप्रभु लोकतांत्रिक, संप्रभु लोकतांत्रिक, ठीक है, संप्रभु लोकतांत्रिक और
और गणराज्य, इन तीनों को जो है मूल संरचना के अंतर्गत माना गया। ठीक है, इन जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य, इन सब को जो है मूल संरचना के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है क्योतो होलोहन में जो है इस केस में, चूंकि आया था मामला दल बदल के मामले में, लेकिन इसमें जो है जजमेंट में जो है व्याख्या किया गया कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, मूल संरचना है। मतलब आपको जो है स्पेशली यह है जो निर्वाचन आयोग है उसको माना जा सकता है कि जो है उसका जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, जो फंक्शन है, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना है ना। दूसरा है कि संप्रभुता, संप्रभु और लोकतांत्रिक और गणराज्य, तीनों जो है क्या है, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये तीनों जो है मूल संरचना का पार्ट है। मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। क्लियर? और एक केस और है एस.आर. बोम्मई, ये सब केस डाल दो ना, और ये क्वेश्चन अगर आ गया और इतना केसेस डाल के अगर इसको डिफाइन कर दिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर जो है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, इसमें नंबर ही केसेस पे है। केस अगर नहीं डालोगे, सिर्फ बकवासबाजी कर दोगे तो नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही डिपेंड करता है सारा जो है वाद पे। इसलिए जो है इसमें केसेस डालना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा केसेस डालोगे जो उससे संबंधित हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, तो नंबर आपका आएगा। बोला लड़का को समझ है, कॉपी में आपका समझ नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कॉपी में देखते समझ में आ जाए कि बकवासबाजी किया हुआ है ना। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो पैराग्राफ में आप लिखते हैं, पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ दो लिखने का दो फॉर्मेट है, एक पैराग्राफ है, दूसरा है बुलेट फॉर्म, जो पॉइंट आप लिखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में क्या होता है कि आप सब चीज़ों को तो बता तो देते हैं, लेकिन वो होच-पोच हो जाता है, चीज़ें स्पष्ट नहीं होता, कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो पाता है। पॉइंट वाइज क्या होता है कि वो हाईलाइट होता है, एक दूसरे के साथ गैप होता है। तो पॉइंट हाईलाइट जब होता है तो एग्जामिनर का ऑटोमेटिक उस पर नज़र चला जाता है, अच्छा ये पॉइंट इसने डाला है, ये पॉइंट इसने डाला। कभी कभी क्या होता है ना कि हम मान लीजिए कि हम बता रहे हैं कि संप्रभुता, मान लीजिए पैराग्राफ में जो है हमने जो है पूरा जो है प्रस्तावना बताया, और प्रस्तावना में हमने पूरे पैराग्राफ में संप्रभुता है ना, लोकतंत्र, ये सब बताते हुए निकल गए, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ। अब यहाँ पे अपने पॉइंट दिया तो भाई ये संप्रभुता है, ठीक है, और इसके बारे में 2 लाइनों बता दिया, तो यह क्या हो गया, ये हाईलाइट है। तो उसको लगा कि अच्छा प्रस्तावना में जो है भले वो आपका अंदर वाला पार्ट ना देखे, लेकिन ये देखेगा संप्रभुता उसको पता है तो डिस्क्राइब कर दिया होगा। ठीक है, तो उसको पता है कि मतलब जो है पॉइंट ही देख को समझ आता है कि लड़के को जो है नॉलेज है और उसने लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पैराग्राफ में कभी कभी अगर आपका राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा इधर उधर है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, वो लगता है अच्छा ठीक है चलो एवरेज लिखा है, तो देखेगा इधर उधर कुछ पॉइंट खोजेगा, मिल गया तो एवरेज नंबर देकर निकल जाएगा, तो बहुत फोकस्ड नहीं होता है। फोकस्ड करने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना अट्रैक्ट करना, किसी को भी अट्रैक्ट करना, तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, हम बोलते हैं कि कोई भी जो है व्यक्ति किसी को कब अट्रैक्ट करता है, कब अट्रैक्ट करेगा, जब वो खूबसूरत नज़र आता है ना, हैंडसम नज़र आता है। लड़की अगर है तो खूबसूरत है, लड़का है तो हैंडसम है, तो वो अट्रैक्ट करता है दूसरे को। तो गंदा लगा कर रहिएगा, बाल इधर उधर बिखरा कर रहिएगा, तो कोई अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा अरे पता नहीं, देखेंगे भी नहीं। लेकिन बहुत अगर बेहतरीन तरीके से सजा संवरा हुआ है, आप परफेक्ट जो है कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा, अच्छा देखो कौन व्यक्ति है। एक तो वही आंसर राइटिंग में भी है, आप जितना खूबसूरत लिखिएगा ना आंसर, उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को देखने के लिए। तो आंसर को बहुत गिजबिज नहीं करना चाहिए, गिजबिज मतलब है ना बहुत इधर उधर नहीं करना चाहिए, अट्रैक्ट करवाइए। अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे केस, ये अट्रैक्ट करता है, केस को आप हाईलाइट किए हुए हैं, वो केस पढ़िएगा जाके। कहीं पे आपने डायग्राम डाल दिया किसी चीज़ को, आपने प्रस्तावना ही बताया, उसको डायग्राम बना कर डाल दिया प्रस्तावना को,
वो अट्रैक्ट कर देगा, अच्छा बहुत अच्छा बनाया है। तो जितना खूबसूरत आपका आंसर होगा उतना ही खूबसूरत नंबर भी मिलेगा, और जितना ख़राब आपका आंसर होगा उतना ख़राब नंबर भी देगा। तो ये भी एक कला है लिखने का, कि जितना खूबसूरत आप आंसर लिख रहे हैं नंबर भी आपका उतना ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर देगा, करिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो देखेगा, पढ़ेगा, एक बार देखिए भाई क्या लिखा है, वो देखेगा, पढ़ेगा, आपका नॉलेज उसको पता चलेगा, और जैसे नॉलेज पता चलेगा नंबर देगा। वो नंबर नहीं भी देना चाहेगा तो विवश हो जाएगा कि नहीं देना चाहिए नंबर उसको, बहुत अच्छा लिखा हुआ। तो ये काम आंसर राइटिंग में होना ही चाहिए, है ना। लेकिन अभी वो बात का स्टेज है। अभी शुरुआत में क्या किया जाता है, शुरुआत में है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को पहला जो आंसर राइटिंग का जो पहला रूल है, ये भी रूल पे चलता है। पहला रूल क्या है, क्वेश्चन को समझना। बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। क्वेश्चन समझने का मतलब है कि उसमें क्या डालना है, ये समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चंस तो पढ़ लिए कि अच्छा अपन प्रस्तावना का है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है, और सीधे प्रस्तावना का सब कुछ लेकर डाल दिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, डाल रहे कुछ, है ना। जैसे क्वेश्चन था कि आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था, है ना, और आर्टिकल 19 के बारे में एक्चुअली वो लिमिटेशन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन लड़का लोग क्या पूरा आर्टिकल 19 का जो भी ए बी 19 का फर्स्ट का A B C D E F G H पूरा जितना सबको जो है लिख के आ गया, पूरा एकदम बवाल मचा के आ गया। बोलते हैं ना बवाल मचा के आना, बवाल मचा के गया। नंबर आया उसको 16 नंबर आ रहा है 18 नंबर। तो लोग लिखे गया थे, बोला सर जितना आर्टिकल 19 का था सब लिख दिया। बोले इसमें लिमिटेशन लिखे, तो बोला कि लिमिटेशन तो सर लास्ट में 2 वर्ड में लिख दिया। हम लोग सबसे ज़्यादा पोर्शन तो वही था लिमिटेशन का, कि अगर आने जाने की स्वतंत्रता है तो उसमें लिमिटेशन क्या है। कहीं भी जो है बसने की स्वतंत्रता है तो उसका लिमिटेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल लिमिटेशन में देना पड़ेगा। क्या भाई मतलब आप कहीं पे जो है अपना जो है आप बस नहीं सकते हैं तो कहाँ नहीं बस सकते हैं, किस तरीके का लोकल लिमिटेशन होता है। जैसे ST है, ST वाले क्षेत्र में, ट्राइबल वाले क्षेत्र में आप नहीं कर सकते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए आपका CNT लगा हुआ है, तो CNT क्या वहाँ पर आप ज़मीन खरीद के आप नहीं बना सकते घर, क्योंकि वहाँ पर जो है बाउंडेशन है, तो लिमिटेशन है ना आर्टिकल 19 का। तो ये लिमिटेशन आपको बताना था पूरा सारा पार्ट का। बोला सर ये सब तो नहीं बताए थे, तो बोले पर नंबर नहीं मिला इसी कारण। तो क्वेश्चन को समझना इम्पोर्टेंट होता है और उसके अनुसार लिखना। नहीं, उसके साथ ही लिखना होगा, साथ में ही आपका। अगर 19 का जो है अगर 1 का A लिख रहे हैं तो उसका लिमिटेशन भी आपको वहीं साथ में बताना होगा, अलग फिर आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। साथ में लिखिए। मान लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता है तो उसका लिमिटेशन क्या है, सोशल मीडिया का स्वतंत्रता है तो उसका लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन वाला पार्ट आपको ज़्यादा बताना, आपको बताना कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और फिर उसमें लिमिटेशन वाला पार्ट ज़्यादा बताना था। तो वो नहीं बताइएगा तो नंबर ही नहीं देगा। तो वो समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पहला ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब पहला क्वेश्चन समझ गए, फिर दूसरा पार्ट होता है फॉर्मेटिंग करना। जब क्वेश्चन समझ गए तो फिर आंसर कैसे लिखें, क्या पॉइंट हमको डालना है, उसका आपको फॉर्मेटिंग करना सीखना होगा। ये दूसरा पार्ट है फॉर्मेटिंग। और फिर तीसरा होता है लिखना। जब आप आंसर लिखेंगे, समझे, जब आंसर लिखेंगे तो उसमें कंटेंट, और जब तीसरा पार्ट क्या है, आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें 2 चीज़ आता है, एक कंटेंट और दूसरा लैंग्वेज। कंटेंट आपका अच्छा है, लैंग्वेज ख़राब है तो क्वेश्चन आपका आंसर जो है ख़राब हो गया। तो आपको अगर लैंग्वेज नहीं है तो आपको लैंग्वेज अच्छा करना पड़ेगा, कंटेंट कम है तो कंटेंट अच्छा करना पड़ेगा। समझ में, ये आपका तीसरा पार्ट है। आपको लैंग्वेज और कंटेंट पे आपको ध्यान देना है। कंटेंट नहीं तो आपको बुक नोट्स पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। और कंटेंट आपके पास अच्छा है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे, लैंग्वेज आपके पास अच्छा नहीं है, तो लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा। तो वो लैंग्वेज लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते आ जाता है। तो ये अगर डेवलप हो गया तब फिर उसका जो है वैल्यू एडिशन आता है। तब आता है खूबसूरत बनाना। तब उसमें आप जो है वैल्यू एडिशन में आप क्या डालें कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाए। मतलब अभी एवरेज नंबर लेने लायक हो गए, अब यहाँ से आपको एक्स्ट्रा नंबर उठाना है, तब आपको वैल्यू एडिशन डालना पड़ेगा। चार्ट, डायग्राम, है ना, मैप, है ना, ये सब आपको डालना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी मैप आप नहीं डाल सकते, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी मैप का यूज़ करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। जितना यूज करेंगे मैप का उतना ज़्यादा नंबर आएगा, समझा। पॉलिटी वगैरह में डायग्राम और चार्ट आपको ज़्यादा यूज़ करना है,
इकोनॉमिक्स है तो डेटा आपको ज़्यादा यूज करना है सपोर्ट के लिए, समझ में। साइंस है तो आपको जो है उसमें भी आपको पिक्चर बनाना है, जितना पिक्चर बना कर देंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट हो गया वैल्यू एडिशन। उसके अलावा कहीं की पॉलिटी है तो केस स्टडी डाल दिए बॉक्स बना कर, कहीं की केस स्टडी डाल दिए, कोई ताज़ा केस स्टडी है तो वो डाल दिए, ठीक है। तो वो आपका इफेक्ट डालता है आंसर पे, वो आपको नंबर ज़्यादा दिलाएगा। यही तरीका होता है नंबर उठाने का। क्लियर? चलो नेक्स्ट है SR बम्बई। SR बम्बई बनाम भारत संघ वर्सेस भारत संघ 1994, ठीक है। भारत संघ 1994। अब इसमें जो है 2-3 चीज़ है। संघवाद, इस केस में जो है संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इन तीनों को जो है मूल संरचना का भाग माना। ठीक है। तब ये जो है इन SR बम्बई जो केस था, है ना, और भारत संघ, इसमें जो है बोला गया है कि संघवाद आप लोग को मालूम है, केंद्र और राज्य का संबंध, स्पेशली केंद्र और राज्य, है ना, इस दोनों में। संघवाद में क्या होता है, दोनों के बीच में जो है जो विभाजन है, जो केंद्र और राज्य दोनों को जो शक्तियाँ मिली हैं उसके बारे में बताना, जो भी प्रोसेस दिया हुआ उसके बारे में। धर्मनिरपेक्षता, है ना, और लोकतंत्र, ये तीनों जो है मूल संरचना का पार्ट माना है। क्लियर? ये जो है केसेस में आपका हो गया। कुछ और पार्ट है मूल संरचना का जो अलग अलग केसेस में, ज़्यादा केसेस सब नहीं करेंगे, तो और भी जो है पार्ट्स है जो मूल संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, संविधान में प्रदत्त मूल संरचना के घटकों को विभिन्न मामलों में न्यायपालिका द्वारा मान्यता दी गई है। न्यायपालिका द्वारा मान्यता दी गई है। पहला पॉइंट लिखो, संविधान की सर्वोच्चता। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी समझते हैं ना, मतलब संविधान ही जो है क्या है, सुप्रीम है। मतलब जो भी शासन व्यवस्था है, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, हर शासन व्यवस्था का सोर्सेस कहाँ पर है, संविधान है।
क्योंकि संविधान से ही उसको क्या मिलता है, पावर मिलता है। संविधान के अनुसार वो रेगुलेट होता है, संविधान के अनुसार ही जो है उसका लिमिटेशन तय किया गया है। तो संविधान ही क्या कर रहा है, पूरे शासन व्यवस्था को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। और सारे जो भी अथॉरिटी है या गवर्नेंस है, सबका पावर कहाँ पे, संविधान है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता जो है, जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, मूल संरचना का पार्ट है। क्लियर। दूसरा लिखिए, भारत की संप्रभु लोकतांत्रिक, भारत की संप्रभु मतलब सोवेरिटी, भारत की संप्रभु लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणतांत्रिक प्रकृति, गणतांत्रिक मतलब रिपब्लिक है ना, गणतांत्रिक प्रकृति। तीसरा लिखिए, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नेक्स्ट, विधायिका लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एक्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। मतलब दोनों तीनों के बीच में क्या है, शक्तियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है अलग अलग, मतलब दोनों को बंटवारा किया हुआ है, सेपरेशन इसको बोलते हैं, पृथक्करण मतलब सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र। नेक्स्ट, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का जो मेन जो थीम है क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये है ना कल्याणकारी राज्य का जो है थीम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, विधि का शासन, नेक्स्ट, समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों और फंडामेंटल राइट और
नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, के बीच सामंजस्य और संतुलन। सामंजस्य मतलब होता है ना कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन करना मतलब सामंजस्य, समन्वय करना, और संतुलन मतलब बैलेंस करना है। सिद्धांतों के बीच समन्वय, सामंजस्य और संतुलन। सामंजस्य समझता ना, एक दूसरे के साथ रिलेट करना, मतलब समझ में आया। मान लें तुम लोग दो मित्र हैं, है ना, तो दोनों जो है क्या करना है, दोनों पढ़ाई कर रहे हो। मान लें तुम लोग दोनों साथ में मिलकर पढ़ते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, तो सामंजस्य करना क्या है कि मतलब मान लीजिए तुम्हारा जो है पोर्शन कहीं कमज़ोर है, तो वो क्या करेगा, तुमको बताएगा। उसका मजबूत है, उसका कमज़ोर है, तुम्हारा मजबूत है, तुम उसको बताओगे। तो दोनों एक दूसरे क्या करेगा, एक दूसरे को सामंजस्य करके जो है दोनों एक दूसरे का डेवलप करोगे। समझ में, जहाँ पे तुम कमज़ोर हो उसकी मदद से डेवलप करोगे, जहाँ वो कमज़ोर है तुम्हारे मदद से डेवलप करेगा। लेकिन इसमें संतुलन भी बनाना है, बैलेंस्ड भी। ऐसा ठीक है, चलो पढ़ाई लिखाई में तो दोनों दोस्ती कर लिए, फिर ऐसा नहीं कि मालूम चला वो पिक्चर देखने चल गया तो तुम भी चल गए, है ना। तो मालूम चला कि जो है वो पिक्चर देख रहा, तुमको बोला चलो चलते हैं पिक्चर देखने के लिए, तुम भी चले गए। ये बोला चलो आज ड्रिंक कर लेते हैं, तुम भी चल गए ड्रिंक करने के लिए। तो क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि तुम्हारा दोनों का उद्देश्य सामंजस्य क्या था कि दोनों जो है पढ़ाई से रिलेटेड एक दूसरे को क्या करोगे, हेल्प करोगे। लेकिन जो है दोनों जो है उसके चक्कर में तुम भी जो है क्या हो गए, चाहे तुम्हारे चक्कर में वो भी क्या हो गया, अपना संतुलन बिगाड़ लिया। तो पढ़ाई लिखाई वाला काम नहीं हुआ, बाकी जो है पिक्चर देखने वाला काम होना स्टार्ट हो गया। समझ में। तो ये करना कि बैलेंस्ड भी करना है और सामंजस्य भी करना है, मतलब एक दूसरे को सामंजस्य करना है और फिर बैलेंस्ड भी करना है। ये नहीं कि मतलब किसी पर कोई हावी हो जाए, समझ में, कभी नीति निषेध तत्व जो हावी ना हो जाए या फंडामेंटल राइट जो है वो हावी ना हो जाए। इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस और जो है सामंजस्य करना है। समझ में। नेक्स्ट, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, संविधान संशोधन करने की, संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्तियां, संसद की सीमित शक्तियां। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत, मौलिक अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 32, 136 136, 142 142 और 141 141 142, है ना।
के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और लास्ट अनुच्छेद 226 और 227, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 226 और 227 226 एंड 227 के तहत उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की शक्तियाँ, ठीक है। तो ये जो है, यही जो है अभी तक का जो भी केसेस आया, देखो सिंपल सा बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है विभिन्न वाद में जो है, इन जितना भी बताए हैं, इन विभिन्न वादों में जो है इन सब को, इन सब घटक जो है, इन सब जो तत्व है, इन सब को जो है मूल संरचना का पार्ट माना है, ठीक है। अब इसमें है कि जो भी घटक अभी तक मूल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो है सिंपल सा बात था कि एक जो है 2015 में गवर्नमेंट ने जो है एक बिल लेके आई थी, जिसको लोग बोलते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल, है ना। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था 2015 में, और उसमें क्या था कि अभी तक जो जजों का जो 1993 का जो डिसीजन है ना, 1993 में जो डिसीजन दिया गया है, उस डिसीजन के अनुसार जजों का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति होता है वो होता है कॉलेजियम व्यवस्था से, है ना। कॉलेजियम व्यवस्था मतलब उस कॉलेजियम व्यवस्था में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, चेयरमैन, और जो है 4 जजों का जो है पैनल होता है। तो जो पैनल है, जो कमेटी बनता है सीजेआई के नेतृत्व में, उस कमेटी के द्वारा ही जो रिकमेंडेशन किया जाता है नाम, उसी नाम को जो है जज के रूप में जो है नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में? मतलब राष्ट्रपति को जो है जो भेजा जाता है उस कमेटी के द्वारा, उसी कमेटी के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो है जजों का नियुक्ति करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? तो उसमें जो है चूँकि इसमें आरोप लगता था कि जो है जज जो है इसमें क्या करते हैं, भाई भतीजावाद आ जाता है, जज जो है अपने लोगों को ही जो है जज बना कर भेज दिया जाता है। ये आरोप लगता था राजनीतिक कार्यपालिका की तरफ से कि जजों का मोनोपोली बन गया है कि अपने अनुसार ही जो है वो अपने ही व्यक्ति को, सगे संबंधियों को जज बना कर भेज दिया जाता है। चूँकि जज बनने के लिए सिंपल सा बात, एडवोकेट भी कोई है, अगर उसने प्रैक्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और वो एलिजिबल है तो उसको बना के भेज दिया। कोई जरूरी नहीं कि जज ही होना चाहिए, जज भी होना चाहिए और एडवोकेट भी शामिल हो जाता है तो बना दिया जाता है। तो ये जो है समस्या को सुधारने के लिए जो है लाया गया था जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग, बिल पास किया गया और उसमें रखा गया कि कुछ जज भी थे, लॉ मिनिस्टर को रखा गया, प्रधानमंत्री के तरफ से नियुक्त जो है व्यक्ति भी रखा गया। मतलब उसमें राजनीतिक कार्यपालिका के लोग भी क्या हो गए, उस कमेटी में शामिल हो गए। समझ में? और दोनों को बैलेंस कर दिया गया। एक जज भी अगर इधर आ जाए तो ये नियुक्ति कर सकते थे, या एक राजनीतिक कार्यपालिका कोई व्यक्ति इधर आ जाए तो नियुक्ति कर सकते थे। तो ये बना दिया गया था। मतलब इसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका उसका हस्तक्षेप जो है इसमें डाल दिया गया। मतलब अब जो है सरकार चाहती तो उसी हिसाब से जो है नियुक्ति करती। लेकिन जब कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि जो है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्रता है कि वो अपने यहाँ नियुक्ति किस तरीके से करवाए, कैसे जजों को नियुक्ति करेगी। और सिंपल सा लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति जो है जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, लेकिन वो जो है सीजेआई से जो है जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह लेके करेंगे। मतलब उसका सलाह बाध्यकारी बना दिया गया है कि सलाह लेना बाध्यकारी है। समझ में? तो जो है इस बिल को जो है न्यायिक समीक्षा किया गया और इसको रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है ये मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा था। समझ में? तो मूल ढांचे का उल्लंघन क्या था? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बोला गया कि ये क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है,
कि न्यायपालिका जजों को कैसे नियुक्ति करेगी, ये न्यायपालिका का फ्रीडम है, उसका लिबर्टी है, और अपने अनुसार ही वो क्या करेगी, जजों को नियुक्ति करेगी। इसमें अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास है। और ऐसी स्थिति में जो है ये क्या, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का आप उल्लंघन कर नहीं सकते हैं, समझ में। तो इसमें जितना भी पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पर अगर कोई भी विधि बनाने का प्रयास किया जाएगा, संघीय व्यवस्था को बदलने का प्रयास होगा, या मान लीजिए एक निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास होगा, या फिर मान लीजिए कि जो है मौलिक अधिकारों का जो तत्व है उसको हटाने का प्रयास होगा, या जो भी इसमें है आपका घटक, अगर कोई भी बिल सरकार पास करती है तो उसको हटाने का प्रयास करती है, दबाने का प्रयास करती है, तो वो खारिज हो जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है। क्लियर? बस यही समझना है, समझ गए सब। अब नेक्स्ट लिखिए, मूल संरचना सिद्धांत का महत्व। ठीक है, हर डायमेंशन से हम बता दे रहे हैं। मूल संरचना सिद्धांत का महत्व, ये खत्म हो गया पॉइंट आपका। अब हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, मूल संरचना सिद्धांत का महत्व। अब महत्व बताएंगे निशा, क्या महत्व है? सिद्धांत का महत्व, ठीक है, इसका महत्व क्या है? पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देता है। पहला पॉइंट, संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देता है। तो कोई यही सपना आपको डायग्राम बनाने का मौका मिल जाता है। इसका जो भी महत्व है डायग्राम में दिखा दीजिए और फिर उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। मौका मिल गया डायग्राम बनाने का, सुंदर बनाने का। इसमें लिखो, संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देता है। देखो, बुनियादी संरचना या मूल संरचना, इसी में लिखो पहला पॉइंट में, मूल संरचना संवैधानिक सिद्धांतों और संविधान संस्थापकों द्वारा संवैधानिक सिद्धांतों और संविधान संस्थापकों द्वारा परिकल्पित बुनियादी आदर्शों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। बुनियादी आदर्शों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। ठीक है, पहला महत्व में क्या है कि जो संविधान का जो आदर्श है ना, जो संविधान का आदर्श है, जो सिद्धांत है, उसको जो है क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। मतलब बुनियादी संरचना क्या है, जो संविधान में आदर्श क्या है, जैसे संविधान में आदर्श है संघीय व्यवस्था, जैसे संविधान में आदर्श क्या है, मौलिक अधिकार, संविधान में आदर्श क्या है ना, संविधान में आदर्श है कि जो है धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत, धर्मनिरपेक्ष राज्य,
संप्रभु राज्य, गणतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, ये सब क्या है? सिद्धांत है, आदर्श है ना, जो प्रस्तावना में पढ़े। तो इसको बुनियादी संरचना बना दिया, जो भी सिद्धांत है इसको बुनियादी संरचना बना दिया। मतलब है कि ये मूल संरचना क्या कर रहा है कि बुनियादी संरचना का क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, उसको समाप्त नहीं होने दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि जो है लोकतंत्र का जो संविधान सभा के संस्थापक जिन्होंने बनाया था, उनका जो परिकल्पना था कि हमको राज्य कैसा बनाना है, लोगों को क्या देना है, उसको क्या कर रहा है? संरक्षण दे रहा है। तो एक तरीके से क्या बोला जाए कि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से जो है मूल संरचना को जो है बनाने का प्रयास करता है। थोड़ा हमको पानी पिला दीजिएगा ना, बोतल में। मूल संरचना का जो है कैसे जो है संविधान के आदर्शों को कैसे बचाता है। मूल संरचना को यूज कर लेंगे, हम करेंगे। क्वेश्चन पूछता है ना कि जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के लोकतंत्र को या जो है भारत के आदर्शों को बनाए रखने में किस प्रकार से जो है सक्षम रहा है। क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो सक्षम रहा है किस प्रकार से? इसका सबसे बड़ा जो है प्रूफ क्या है? मूल संरचना का सिद्धांत। इसके द्वारा क्या कर रहा है कि जो आदर्श है उसको बचा रहा है। समझ में? यूज कर सकते हैं। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की जो है सर्वोच्चता, ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता जो सुप्रीमेसी ऑफ द जो है, थैंक यू, जो है सुप्रीमेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसमें लिख लो मूल संरचना सिद्धांत ने मूल संरचना सिद्धांत ने संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में मदद की है और संसद में बहुमत द्वारा संविधान को बदलने को रोका है। अच्छा, बदलने की जगह यूज कर सकते हो संविधान के मूल सिद्धांतों को समाप्त करने से रोका है, ऐसे लिख कर लो। संविधान के मूल तत्वों को समाप्त करने से रोका है। ठीक है। अब देखो कैसे इसने संविधान की सर्वोच्चता क्या किया, बना कर रखा। कई बार ऐसा मौका आया जब जो है संविधान में जो मूल तत्व है उसको चेंज करने का प्रयास किया गया, है ना। जो भी मूल तत्व है उसको जो है बदलने का प्रयास किया गया या आगे भविष्य में किया जाएगा। तो उसको जो है, चूँकि जिसके पास बहुमत है, मान लीजिए जिसके पास बहुमत आ गया, है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना 400 पार का नारा, है ना। मान लीजिए कि 400 पार जो है आ गया, किसी पास 400 प्लस सीट आ सकता है ना। आया भी है, अभी तक तो आया भी है 400 पार। रिकॉर्ड अभी तक तो रिकॉर्ड बना हुआ है
है ना। तो 400 पार जो है एक ही बार आया है अभी तक, और वो है जो है एक ही बार आया ना, वो जो है राजीव गांधी के समय में, है ना, शायद 406 या 412 समथिंग ऐसे ही है, मतलब 400 प्लस ही है ना। तो बोला जाता है मान लीजिए किसी सरकार के पास बहुमत है और वो 2/3 जो है बहुमत जो है उसको संसद में है, 2/3 बहुमत संसद में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेगा तो संविधान को चेंज कर देगा, क्योंकि संशोधन करने का पावर तो उसके पास है ना। तो अगर वो चाहे तो संविधान का जो मूल तत्व उसको बदल देगा, कहीं पर समाजवादी हटा देगा, कहीं पर समाजवादी को जोड़ देगा, कहीं से जो है मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देगा, कहीं से जो है संविधान का पूरा नेचर बदल सकता है, नहीं बदल देगा, तो अधिकार है उसको बदलने का। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं होता तब तो संविधान में कहीं भी चेंजिंग हो जाता, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या करता है, एक जो है बाउंडेशन लगा देता है, जी लगा देता है, एक रोक लगा देता है, एक लिमिटेशन बताता है। लेकिन अगर मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं होता तब तो कहीं भी जो है बदलाव हो जाता। जैसे एग्जाम्पल ले लो 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ही पावर छीन लिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया गया था उस पावर को ही ख़त्म कर दिया गया और बोला कि हम कहीं भी कर सकते हैं संविधान में संशोधन। कौन रोक लेता है, कोई नहीं रोकता, समझ में। हर जगह जो है पावर दे दिया गया था। तो ऐसा पावर तो जिसका बहुमत हो संविधान में संशोधन करके पावर दे देगा अपने आप को, हम कहीं भी चेंज कर देंगे, कोई नहीं रोक सकता है। 42वां संविधान संशोधन में क्या न्यायिक समीक्षा को ही क्या किया, छीन लिया गया, समझ में। तो फिर क्या होता है, जब उस समय ये हालत था किसी पास जो है पूरा दोनों जगह सीट हो तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का पावर को सीज कर लेगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, अब पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। तो अगर ये बुनियादी सिद्धांत नहीं होता तो संविधान की जो सर्वोच्चता था वो भी समाप्त हो जाता। इसलिए जो है बोला जाता है कि बुनियादी सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट जो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसने क्या किया कि जो है संसद का जो संशोधन करने का जो पावर था ना, उस पावर को क्या किया इसने कम कर दिया और उस पर जो है सुप्रीमेसी किसका डाल दिया, संविधान का। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ठीक है, उसमें लिखो देखो मूल संरचना सिद्धांत, मूल संरचना सिद्धांत सत्ता के वास्तविक सत्ता या शासन भी लिख सकते हैं, सत्ता की जगह शासन लिख लो। शासन के वास्तविक पृथक्करण को चित्रित करके, शासन के वास्तविक पृथक्करण को चित्रित करके हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है। तथा न्यायपालिका को अन्य दो अंगों, न्यायपालिका को अन्य दो अंगों
विधायिका और कार्यपालिका से अलग करती है। एक उसमें पॉइंट लिख लेना, उसमें लिखना नीचे में चेंज करके, ग्रानविले ऑस्टिन, हाँ उसी में नीचे लाइन चेंज करके लिखो, ग्रानविले ऑस्टिन का तर्क है कि मूल संरचना सिद्धांत ने संसद और सर्वोच्च न्यायालय के उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन बनाया है। मतलब इनका जो है तर्क है ना ग्रानविले ऑस्टिन का, कि भाई जो इसके बीच में क्या है कि बुनियादी संरचना ने क्या किया कि जो है संसद और जो है सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच में क्या किया, बैलेंस्ड कर दिया है ना, बैलेंस बना दिया है। मतलब इसमें ना पावरफुल संसद को रहने दिया, ना जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें पावरफुल हुई, बल्कि दोनों के बीच में बैलेंस्ड हो गया। संसद जो है कोई भी ऐसा विधि नहीं बना सकता जिसमें संविधान का जो है मूल भावना जो है निहित है उसको समाप्त किया जा सके। अगर वैसा कोई भी बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है कोई ऐसा जो है स्वच्छंद जो है प्रक्रिया ना अपना ले, उसके लिए पावरफुल जो है संसद है वो क्या कर सकता है कि इसके ऊपर लगाम लगा सकता है। जैसे एग्जांपल दिल्ली जो है अधिनियम बिल है ना, दिल्ली जो है रूल अधिनियम बिल जो है, अब मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और लगा कि इससे जो है संसद को लगा कि जो है इससे जो है नुकसान होगा, तो चेंज भी कर दिया कानून को, समझ में चेंज भी कर दिया गया। जैसे साहबानो केस में किया गया था राजीव गांधी के समय, है ना। साहबानो केस में क्या था कि जो है बोला जाता है बहुत जो है यही जो केस था कांग्रेस के लिए जो है काल बन गया। बोला जाता है कांग्रेस का दुर्दशा जो हुआ, मतलब सोचो कि राजीव गांधी के समय में जो यहाँ पे 400 सीट प्लस आता था चुनाव में, और उसके बाद जो है राजीव गांधी का सरकार वापस नहीं आया, ठीक है। तो ये जो मामला था, ये साहबानो जो केस था, यही जो है कांग्रेस को पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। और साहबानो केस में क्या था कि ये बिहार का ही केस था, बिहार से गया था साहबानो केस, और इसमें जो है महिला थी, मुस्लिम महिला थी, और मतलब उसका जो है वही 3 तलाक का केस था। 3 तलाक के आधार पर जो है इसको बोल दिया गया और छोड़ दिया गया। तो बहुत सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है दोनों रूप से प्रताड़ित हो गई। तो जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी तरफ से कोई केस किया, है ना, PIL इसको बोलते हैं PIL के रूप में। तो जो है केस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें जो है डिसीजन दी कि जो है चूँकि जो है इस तरीके से अगर मान लीजिए 3 बार तलाक बोल दिया गया कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि जो है कंपनसेशन अगर नहीं दिया जाता है महिला को, तो फिर उसका जीवन तो सामाजिक और आर्थिक जो उसका राइट्स है वो तो ख़त्म हो गया।